students. Today we will start class 8th civics chapter 4 understanding laws. कानून को समझना क्योंकि इंडिया इज ए वेरी वास्ट कंट्री एंड इंडियन गवर्नमेंट रन बाय कॉन्स्टिट्यूशन. तो अकॉर्डिंग लॉज in our constitution lay down lot of laws how to run countries. जो हमारा संविधान है उसमें बहुत सारे लॉज दिए हैं कि कैसे कंट्री चलेगी. ओके, तो हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे लॉज के बारे में, कानून क्या होता है कैसे बनते हैं लॉज. ठीक है, तो यू मे बी फैमिलियर विद सम लॉज सच एज दोज दैट स्पेसिफाई द एज ऑफ मैरिज. आप इनमें से कह रहे हैं कि आप इनमें से कुछ लॉज के बारे में परिचित होंगे जो ख़ास तौर पे जैसे एज ऑफ मैरिज के बारे में, द एज एट विच ए पर्सन कैन वोट, और जो पर्सन वोट दे सकता उस एज के बारे में, एंड परहैप्स इवन द लॉज डीलिंग विद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी, और वो लॉज के बारे में किस तरह से प्रॉपर्टी को बाइंग करना, खरीदना और बेचना है. वी नो दैट द पार्लियामेंट इज इन चेंज ऑफ मेकिंग लॉज, और पार्लियामेंट कैसे लॉज को चेंज करती है, बनाती है. डू दीज लॉज अप्लाई टू एवरीवन, और कैसे लोगों पे ये अप्लाई होते हैं. हाउ डू न्यू लॉज कम इनटू बीइंग, और नए लॉ कैसे लागू होते हैं. कुड देयर बी लॉ दैट आर अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल. कुछ इनमें से ऐसे लॉ होते हैं जो अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं, यानी लोगों को पसंद नहीं आते हैं और ज़्यादातर विवाद पैदा करते हैं, लड़ाई झगड़ा पैदा करते हैं, कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं. व्हाट शुड वी एज सिटीजन, और हम सिटीजन होने के नाते डू अंडर सच सर्कमस्टेंसेज, हमारी ऐसी क्या परिस्थितियाँ होती हैं. तो हम इनके सब के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहला जो यहाँ टॉपिक है, डू लॉज अप्लाई टू ऑल, क्या लॉ सबके लिए अप्लाई होता है. तो वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री. डेमोक्रेटिक कंट्री मीन्स वी आर फॉलो रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो इन एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया फॉलो एंड एक्सेप्ट दीज लॉज. ओके, तो द अबव इज ए क्लियर केस ऑफ द वायलेशन ऑफ लॉ. अब ऊपर एक एग्जाम्पल दिया है कोई. रीड द फॉलोइंग सिचुएशन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट बिलो. ए गवर्नमेंट ऑफिशियल हेल्प हिज सन गो इनटू हाइडिंग बिकॉज हिज सन हैज़ बीन गिवन ए 10-year जेल सेंटेंस बाई ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर ए क्राइम दैट ही हैज़ कमिटेड. 10 साल की सज़ा हो गई है और उसे कोर्ट ने ये सज़ा सुनाई है, और उसका जो गवर्नमेंट ऑफिशियल जो उसका सन है वो उसे छुपा रहा है और सज़ा हो चुकी है. तो डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्शन वर राइट, क्या आपको लगता है कि वो सही कर रहा है जब उसके बेटे को सज़ा हुई है 10 साल की और वो अपने बच्चे को छुपा रहा है, तो क्या ये सही है. वर राइट. शुड हिज सन बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द लॉज जस्ट बिकॉज हिज फादर इज इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली पावरफुल, क्या वह उसे बचा रहा है, क्या सही है कि क्योंकि उसका जो फादर है वो इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली पावरफुल है इसलिए उसे बचाने की कोशिश कर रहा है. तो हमारी जो लॉज होते हैं, अब यहाँ पर जो लॉज हैं, चाहे रिच हो, पुअर हो, ओल्ड हो, यंग हो, सबको इक्वल ट्रीट करता है. ऐसा नहीं कि उसकी प्रॉपर्टी देख के या रिच पावरफुल होने की वजह से वो लॉज उस पर अप्लाई नहीं होगा. यहाँ पे चाहे कोई मंत्री हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे एक कॉमन मैन हो, अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसे उसकी पनिशमेंट ज़रूर मिलेगा. किसी को कोई भी प्रिविलेजेस नहीं मिले हैं, किसी लिए कोई ख़ास लॉज नहीं है कि यहाँ पर प्रेसिडेंट को छोड़ दिया जाएगा और कॉमन मैन को जेल हो जाएगी. यानी यहाँ पे जो लॉज अप्लाई होंगे सब पे एक समान होंगे, इक्वल होंगे लॉज भारत में. ओके, अब चलिए नाउ लेट स्टार्ट टॉपिक. द अबव इज ए क्लियर केस ऑफ द वायलेशन ऑफ लॉ. जो ऊपर का केस दिया है वो क्या है, लॉ के वायलेशन से रिलेटेड है, यानी उल्लंघन, ना मानना. As you read in Unit 1st, member of the Constituent Assembly were agreed that should be no arbitrary exercise of power in independence India. यानी जो यूनिट फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, संविधान सभा है,
जिसने ये संविधान बनाया था, उन्होंने वो सब इस बात पे सहमत हुए थे कि कोई भी एक ऐसी मनमाना मनमानी कार्रवाई नहीं होगी। इंडिपेंडेंट इंडिया में पावर का यूज़ कोई नहीं करेगा मनमानी तरीके से। जैसे ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड में रॉलेट एक्ट एक कानून आया था जिसमें मनमानी तरीके से लोगों को क्या किया गया था, सुप्रेस किया गया था, उनके मूवमेंट्स को कुचल दिया गया था। तो इस तरह के आर्बिट्री एक्सरसाइज है या लॉज हैं, इंडिपेंडेंट इंडिया में पावर का कोई यूज़ नहीं करेगा। इस पे सहमति बनी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बन रही थी, जो कि 2 years 11th month एंड 18 days लगे थे इसे बनाने में। सब लोग इसी बात पे सहमत हुए थे कि कोई ऐसा कानून नहीं बनेगा जिससे वो अपनी मनमानी कर सके। तो दे देयरफॉर इंस्टीट्यूटेड सेवरल प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वुड एस्टेब्लिश द रूल ऑफ लॉ। ऐसे इन्होंने बहुत सारे सेवरल प्रोविजंस को क्या किया है, इंस्टीट्यूट किया है, एस्टेब्लिश किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे किसका शासन हो, लॉ ऑफ रूल, कानून का शासन हो, ना कि किसी एक डिक्टेटरशिप का हो। अकॉर्डिंग टू कानून ही रूल करेगा, चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वाज दैट ऑल पर्सन इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ। कानून के सामने स्वतंत्र भारत में सब एक समान इक्वल किए जाएंगे, बिहेवियर किए जाएंगे। सब कानून के समक्ष एक समान है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, किसी को प्रिविलेजेस नहीं है। ओके, चलिए। द लॉ कांट डिस्क्रिमिनेटेड बिटवीन पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और जेंडर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया बिकॉज इंडियन पब्लिक मोस्टली अपर एंड लोअर सेक्शन, मोस्टली लोअर सेक्शन इन एशियन टाइम्स डिस्क्रिमिनेटेड होता चला आया है। तो इस तरह हमारा कानून बना है कि अब जो कानून में प्रोविज़न दिए हैं कि कोई भी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकेगा। किस बेस पे, रिलीजन बेस पे, कास्ट बेस पे और जेंडर बेस पे। रिलीजन यानी धर्म के आधार पे कि कोई हिंदू है तो उसके साथ अलग कानून के तरीके से व्यवहार किया जाएगा, और कोई मुस्लिम है तो उसे अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा। ऐसा नहीं, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई या बौद्धिस्ट, सबके साथ एक जैसा कानून ही काम करेगा, अप्लाई करेगा उस पर। ऐसे कास्ट, कोई अपर कास्ट का है तो उसे कम सज़ा मिले ऐसा नहीं है, और लोअर सेक्शन का तो ज़्यादा सज़ा मिलेगी। कोई भी कास्ट का हो, चाहे अपर लोअर मिडल, उसे इक्वल ट्रीट किया जाएगा। ऐसे ही जेंडर, बॉयज़ है तो उसे कम सज़ा मिलेगा, मैन है तो उसे कम, वुमेन है तो उसे ज़्यादा, ये भी नहीं, बिल्कुल इक्वल। चाहे जेंडर में बॉयज़ और गर्ल्स में सेम, अगर किसी ने कोई क्राइम किया तो सेम इक्वल एक जैसे ही पनिशमेंट मिलेगा। तो इस बेस पे कोई भी मत कह सकते हैं कि भेदभाव नहीं होगा, रिलीजन बेस पे, कास्ट बेस पे, जेंडर बेस पे, और एक और होता है वर्थ बेस पे और रेस बेस पे। ठीक है। व्हाट द रूल ऑफ लॉ मीन्स, यहाँ पे क्या मतलब है कानून का रूल, लॉ ऑफ रूल से क्या मतलब है, तो इज़ दैट ऑल लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री। यहाँ पे इसका मतलब है जितने भी लॉज हैं वो अप्लाई इक्वली होंगे कंट्री के सारे सिटीजन्स पे, एक समान। अब सिटीजन्स में हमारे प्रेसिडेंट भी आ जाते हैं जिन्हें फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और एक कॉमन मैन, यानी भारत में जितने भी नागरिक हैं इंडियन सिटीजनशिप के तहत सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा। नो वन गॉट प्रिविलेजेस, विशेष अधिकार किसी को नहीं मिलेंगे। नाइदर ए गवर्नमेंट ऑफिशियल नॉर ए वेल्दी पर्सन नॉर इवन द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इज अबव द लॉ। यानी इस कानून से ऊपर ना ही देश का प्रेसिडेंट है, ना ही कोई रिच पर्सन है, ना ही कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है। ओके। एनी क्राइम और वायलेशन ऑफ लॉ हैज़ ए स्पेसिफिक पनिशमेंट एज वेल एज ए प्रोसेस थ्रू विच द गिल्ट ऑफ द पर्सन हैज़ टू बी एस्टेब्लिश। अब यहाँ पे लॉ का वायलेशन कोई भी करता है, उल्लंघन तोड़ता है, तो उसके लिए स्पेसिफिक पनिशमेंट है हर एक के लिए। तो उसकी प्रोसेस चलती है, जब अगर वो गिल्टी यानी कि दोषी पाया जाता है तो उस पर फिर वो प्रोसेस चलेगी। वट वाज इट ऑलवेज लाइक दिस इन एशियंट इंडिया? अब here we are talking about ancient India. There were innumerable and often overlapping local laws. बहुत से ऐसे laws थे जो overlapping वाले थे. Different communities enjoyed different degrees of autonomy in administering these laws. यानी कहने का मतलब एशियन टाइम में हम जाते हैं तो बहुत से ऐसे लॉज हैं जो वेल्दियर पर्सन को या गवर्नमेंट ऑफिसर को
या जो हाई लेवल के लोग होते थे उन्हें वो लॉज बचाते थे और इन्जॉय करते थे। लोअर सेक्शन के लोगों को उससे पनिश किया जाता था, लेकिन वेल्दियर पर्सन उससे बच जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब सब पे एक समान अप्लाई होगा अमंग देयर ऑन। इन सम केस द पनिशमेंट दैट टू पर्सन रिसीव्ड फॉर द सेम क्राइम वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर caste background, with lower caste being more harshly penalized. This slowly began to change as the system of law began to further evolve during the colonial period. ऐसा कब हुआ? कॉलोनी पीरियड के समय कि सेम टू लोग हैं, एक जैसा उन्होंने कोई पनिश किया है और उनके बैकग्राउंड की बेस पे उन्हें अलग अलग पनिश्ड किया गया है। जो लोअर सेक्शन का उसे ज़्यादा पेनलाइज्ड किया गया है और जो वेलियर था उसे कम किया गया है। ऐसा होता था कॉलोनियल पीरियड में, ब्रिटिश पीरियड में। ओके, चलिए। इट इज़ ऑफन बिलीव्ड दैट इट वाज द ब्रिटिश कॉलोनिस्ट हु इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। अब ब्रिटिश पीरियड के समय ही इस तरह के भारत में कानून को इंट्रोड्यूस किया गया था। हिस्टोरियंस हैव डिस्प्यूटेड दिस काम ऑन सेवरल ग्राउंड्स, टू और विच इंक्लूड्स फर्स्ट दैट कॉलोनियल लॉ वाज आर्बिट्री। कॉलोनियल जो लॉज थे वो कैसे थे? मनमाने थे, आर्बिट्री थे। एंड सेकेंड दैट द इंडियन नेशनलिस्ट प्लेड ए प्रोमिनेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द लीगल स्पेयर इन ब्रिटिश इंडिया। और जो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सेकंड कारण था इस तरह के मनमाने बनाए गए थे, वो किस लिए बनाए गए थे? क्योंकि जो नेशनलिस्ट थे, भारत की आज़ादी के लिए जो लड़ रहे थे, हमारे राष्ट्रवादी लीडर्स थे, उनके लिए। One example of the arbitrariness that continued to exist as part of British law in the Sedition Act of 1817। ऐसा ही एक एक्ट इंट्रोड्यूस इन्होंने किया था ब्रिटिश लॉ ने 1878 में। The idea of the sedition was very broadly understood within this act. Any person protesting or criticizing the British government could be arrested without due trial। यानी एक ऐसा एक्ट आया था जिसके तहत अगर कोई भी प्रोटेस्टिंग करता है और क्रिटिसाइज करता है ब्रिटिश गवर्नमेंट की, तो उसे अरेस्ट कर लिया जाता था और उस पर कोई केस नहीं चलता था, उसे जेल में डाल दिया जाता था। ठीक है। इंडियन नेशनलिस्ट बिगन प्रोटेस्टिंग एंड क्रिटिसाइजिंग दिस आर्बिट्ररी यूज ऑफ अथॉरिटी बाय द ब्रिटिश। इसके खिलाफ हमारे यहाँ पे नेशनलिस्टों ने प्रोटेस्टिंग किया, इसकी आलोचना की, क्रिटिसाइज़ किया, ब्रिटिश अथॉरिटी को चैलेंज किया। दे ऑल्सो बिगन फाइटिंग फॉर ग्रेटर इक्वलिटी एंड वांटेड टू चेंज द idea of law from a set of rules that they were forced to obey to law and including idea of justice। by the end of the 19th century, 19th century के एंड में क्या था? इंडियन लीगल प्रोफेशन also began emerging and demanding respect in colonial courts। एक प्रॉपर प्रोसेस आ गई थी कॉलोनियल कोर्ट्स, कॉलोनियल यानी ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड में कोर्ट्स आ गए थे। दे बिगन टू यूज लॉ टू डिफीट द लीगल राइट ऑफ इंडियंस, डिफेंड द लीगल राइट्स ऑफ इंडियंस होने लगा था। इंडियन जजेस आल्सो बिगन टू प्ले ए ग्रेटर रोल इन मेकिंग डिसीजंस। एक ग्रेटर रोल हो गया था डिसीजन में इंडियन जजेस का। देयरफॉर देयर वर सेवरल वेज इन विच इंडियन प्लेड ए मेजर रोल इन द एवोल्यूशन ऑफ द रोल ऑफ लॉ ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। With the adoption of Constitution, this document served as foundation on which our representative began making law for the country। जब से हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एडप्ट किया है, उसके बाद हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिन्हें हम इलेक्ट करते हैं, विनिंग करते हैं ड्यूरिंग इलेक्शन, वही हमारे लिए पार्लियामेंट में जाके कानून अब बनाते हैं। ब्रिटिश पीरियड में ब्रिटिशर्स बनाते थे, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस हम जिन्हें चुनते हैं एमएलए और एमपी के रूप में, वही पार्लियामेंट में जाके हमारे लिए कानून बनाते हैं। एवरी ईयर आवर रिप्रेजेंटेटिव्स पास सेवरल न्यू लॉज एज वेल एज रिवाइज एग्जिस्टिंग वंस। हर साल ऐसे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं सेवरल लॉज पास करते हैं, और जो एग्जिस्टिंग पहले से ही हैं लॉज उनको रिवाइज भी करते हैं। ये सही है या गलत है? इन योर क्लास 6 बुक यू रीड अबाउट द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। ऐसे ही एक एक्ट के बारे में, कानून के बारे में अपने क्लास 6 की बुक में पढ़ा है। 2005 में एक हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था, हिंदू उत्तराधिकारी नियम। अकॉर्डिंग टू दिस न्यू लॉ, सन, डॉटर एंड देयर मदर कैन गेट एन इक्वल शेयर ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी। इस एक्ट के तहत क्या था? इक्वल शेयर है, मिलेगा तीनों को। किस किस को? डॉटर को और सन को और
अब उसकी माँ को, यानी इक्वल शेयर हो गया इस एक्ट के तहत। सिमिलरली न्यू लॉज हैव बीन इनेक्टेड टू कंट्रोल पॉल्यूशन एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। हाउ डू पीपल कम to think and propose that a new law is necessary? You will read more about this is the next section. आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट। थैंक यू।